Hello students, my name is Mohammed Shamshad Alam. Now we have discussed about the 9th class geography, that is physiographic divisions of India. That is the second chapter of geography. It is a very important chapter because it provides us the information about the formation of different parts of our continent, our country. अलग अलग वक्त में हमारे देश का अलग अलग हिस्सा जो है वो फॉर्म्ड हुआ है और उसको समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये अल्फ्रेड वेगनर, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1912 में ये थ्योरी प्रेजेंट किया था. और इस थ्योरी का मोटिव ये था कि पता लगाना कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इस दो मतलब जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर इनका पूरा थ्योरी जो है वो बेस्ड था. तो इन्होंने एक्सप्लेन करके ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बिकॉज he explained about that is the in ancient time there was a land mass, large land mass that is known as Pangaea. उन्होंने कहा कि पहले जो है सिर्फ एक लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, और पैंजिया फिर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू डिफरेंट पार्ट्स दैट इज नोन एज अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. अंगारा लैंड and Gondwana land. The northern part of the continent is known as Angara land. अभी जो प्रेजेंटली हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं हमारे नॉर्थ में जो हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, या फिर मतलब जो है आपके और भी मतलब जितने भी चाहे रशिया वगैरह हो, ये सारे मतलब जो हिस्सा है ये आपका आ जाता है आपके नॉर्दर्न पार्ट में. उसके बाद आर्कटिक वगैरह सब नॉर्दर्न पार्ट में आ जाता है. अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, दीज वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. तो हमारा जो एक मतलब पार्ट है हमारे इंडिया का, पेनिसुलर इंडिया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्ड लैंड मास दैट इज़ नोन एज गोंडवाना. तो हमारा एक हिस्सा जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास का हिस्सा है गोंडवाना का. अब आगे हम लोग प्लेट्स मूवमेंट समझते हैं. हमारा जो अर्थ है, अर्थ में 3 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक. एक को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट, दूसरे को कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट, और थर्ड वाला जो होता है दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म, ठीक है. तो कन्वर्जेंट व्हेन द टू प्लेट्स आर कमिंग इनटू ईच अदर, जब मतलब जो है दो प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं और आपस में टकराते हैं, दैट इज द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक. उसके बाद व्हेन द टू प्लेट्स मूव अपार्ट, जब दो प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लीजिए एक ईस्ट में वेस्ट में जा रहा है, दूसरा ईस्ट में जा रहा है, तो यहाँ पर जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो बनता है, मतलब मिड अटलांटिक रीजन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ठीक. उसके बाद जब एक प्लेट्स दूसरे प्लेट्स को स्लाइडली मतलब जो है टच करती हुई, टियर एंड बेयर करती हुई गुजर जाती है, तो यहाँ पर, और इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियस फॉल्ट जो अमेरिका में है, ठीक है. तो कुछ मतलब जो है तो बिकॉज आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज मेड अप ऑफ द 7 मेजर प्लेट्स एंड द 19 माइनर प्लेट्स. 7 बड़े बड़े प्लेट्स से मिलकर के हमारा क्रस्ट जो है वो बना हुआ है, और 19 जो है वो माइनर प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. और जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इस तरीके के मतलब जो है थिंकिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो हम लोग अर्थक्वेक्स देखते हैं, लैंडस्लाइड देखते हैं, ये सुनामी, ये सारी चीज़ें अर्थ के प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण ही होता है. तो इस तरीके से अगर हम अपने अर्थ के हिसाब से इंडिया की स्टडी करते हैं तो इंडिया जो है हमारा एशिया का हिस्सा है, ठीक. दूसरी चीज़ कि इंडिया का फिजियोग्राफिक डिविजन्स जब हम करते हैं तो इंडिया को स्टडी के तौर पर 6 अलग अलग फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, दैट इज, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहला है हमारा द हिमालयाज, ठीक है.
द हिमालयाज। उसके बाद दूसरा हमारा आता है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड में आपका आ जाता है पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया। ये तीन तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, कि हिमालयाज और इंडो गैंजेटिक प्लेन, पेनिसुलर इंडिया। लेकिन बाद के जो तीन हैं, क्योंकि 6 टोटल फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के हैं और उनको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल होता है। उसके बाद आ जाता है आपका द इनलैंड डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। द डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ठीक, अब एक एक करके हम लोग इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन टाइप हम बना करके देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय इज़ जियोलॉजिकली अ यंग माउंटेन। हिमालय हमारा जो पहाड़ है वो कैसा है, यंग है, मतलब जवान है। इसमें अभी मूवमेंट जो है वो चल रहा है, रुका नहीं है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि हिमालय इज फॉर्म्ड कैसे प्लेट के ऊपर है ये, तो कन्वर्जेंट, दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और सबडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, एक प्लेट्स दूसरे प्लेट्स के अंदर सबडक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये इंडियन प्लेट है और ये चाइनीज़ प्लेट है। जब इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रहा है और चाइनीज प्लेट राइड कर रहा है इंडियन प्लेट के ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रहा है? ठीक, वो इसलिए हो रहा है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ प्लेट्स। इंडिया की जो प्लेट्स की डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द चाइनीज प्लेट, बिकॉज इंडियन प्लेट आर मिक्स्ड विद द कॉन्टिनेंटल एंड द ओशनिक। हमारा जो देश है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इंडिया के सदर्न में इंडियन ओशन है, ठीक है, तो इंडियन ओशन और इंडियन ओशन का जो प्लेट है दैट इज ओशनिक प्लेट, और ओशनिक प्लेट की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट। चाइना में कोई ओशन नहीं है, इस वजह से इसका पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंटल है, और इसीलिए इसके लैंडमास होने की वजह से ये वेट में लाइट है, जिसकी वजह से ये राइज कर रहा है और इंडियन प्लेट जो है वो सबडक्ट कर रहा है चाइनीज प्लेट के अंदर। इस तरीके से हिमालय की जो ऊंचाई है वो दिन ब दिन राइज कर रही है, बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग इसे जियोलॉजिकली यंग कहते हैं। तो हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। कैसा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। ठीक, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें हिमालय के बारे में, तो हम लोग स्टडी के आधार पर अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करें तो हिमालय को हम लोग 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं हिमाद्री, उसके बाद सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं हिमाचल, और थर्ड वाले को कहते हैं हम लोग शिवालिक। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय, बीच वाले को हम लोग कहते हैं लेसर हिमालय, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं हम लोग ऑटर हिमालय। तो इसका दोनों नाम याद होना बहुत जरूरी है। कभी कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं, हिमाद्री ऑल्सो नोन एज, हिमाचल ऑल्सो नोन एज, शिवालिक ऑल्सो नोन एज, तो इस तरीके से हमें याद रखना भी पड़ेगा। दूसरी चीज हिमाद्री का अगर हम लोग बात करें, चलिए हिमाद्री से हम लोग शुरू करते हैं। तो हिमाद्री जो हमारा माउंटेन है, तो हिमाद्री का जो पहाड़ है हमारा, ये इसकी जो एवरेज ऊंचाई है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हिमाद्री के बारे में। हिमाद्री के बारे में तो एवरेज जो हाइट है हिमाद्री की, इट इज अबाउट 6000 मीटर। अबाउट 6000 मीटर, मतलब लगभग यहाँ पर जितने भी मतलब पहाड़ पाए जाएंगे उसकी ऊंचाई जो है 6 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। दूसरी चीज़ मतलब जो है हमारा क्या है इसके अंदर, हिमाद्री के अंदर, कि इसका जो आपका ग्रेटर हिमालय, मतलब इसे ग्रेटर हिमालय के नाम से भी कहते हैं, इनर हिमालय, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं इसे, और इनर हिमालय के नाम से भी इनको जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत मतलब जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848 मीटर, ये तो पुराना वाला है, नया वाला है 8850 मीटर। ठीक, दूसरा जो पहाड़ी है इसके ऊपर आपके सबसे ऊंचा, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, ठीक है, ये कंट्री जो है हमारा वो नेपाल है, और कंचनजंगा इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ये भारत के हमारे सबसे ऊंचा मतलब जो है पहाड़ है, और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर।
ठीक है, और ये पाया जाता है आपके इंडिया के सिक्किम में। ठीक, तो कंचनजंगा अगर पूछा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कहाँ है, तो किस स्टेट में है, सिक्किम में है। क्या नाम है, कंचनजंगा नाम है। कभी मैचिंग के लिए भी दे देते हैं कि इसकी हाइट जो है किस माउंटेन से मैच नहीं हो रही है, तो हाइट 3-4 माउंटेन की हाइट का याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा है मकालू, ये आपके मतलब जो है इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर, और ये है नेपाल में। ठीक है, उसके बाद आपका है धौलागिरी। धौलागिरी ये भी नेपाल में है, और धौलागिरी की हाइट है आपकी 8,172 मीटर। तो बहुत मतलब जो है बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन 3-4 कम से कम आपको याद होने चाहिए, ताकि आप मतलब जो है अगर मैचिंग करने के लिए आए या आपसे पूछे कि कौन सा इसमें से सही है या कौन सा इसमें से गलत है, तो वो भी आप कर सकते हैं इसकी मदद से। तो हिमाद्री हम लोगों ने देख लिया। अब हिमाद्री के बाद जो सेकंड है दैट इज नोन एज हिमाचल। अब उसको देखते हैं हम लोग। हिमाचल, हिमाचल से क्या क्या सवाल बन सकता है। हिमाचल देखिए, हिमाचल को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और हिमाचल जो है हमारा इट हैज़ द एल्टीट्यूड बिटवीन द 3 मीटर टू 5,400 मीटर, मतलब कि 3,700 मीटर से लेकर के 4,500 मीटर तक मतलब जो है इसकी हाइट है। यहाँ पर एवरेज जो पहाड़ पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच में पाई जाती है। और दूसरा जो इसकी विड्थ है वो भी वेरी करती है, ठीक है, अबाउट ओनली 50 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि जो हिमाद्री है हमारा उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि 450 किलोमीटर कश्मीर में है, और जब हम कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूव करते हैं तो उसकी जो मोटाई है वो वेरी करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 150 किलोमीटर मोटा है, और कश्मीर में मतलब जो है 450 किलोमीटर जो है मोटाई है हिमाद्री की, जो ऊपर हमारा ग्रेटर हिमालय है, जिसे हम लोग इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो है आपके हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं, तो कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारे हिल स्टेशन जो हैं आपके इसी रेंज में हैं। तो कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, ये सारे हिल स्टेशन कहाँ पाए जाते हैं, आपके सेकंड वाले मतलब जोन में, दैट इज हिमाचल में। अब थर्ड वन है दैट इज शिवालिक। शिवालिक का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, इसे फुटहिल्स ऑफ द हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल ये आ सकता है कि विच माउंटेन इज नोन एज द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, किस मतलब जो है हिमालय के हिस्से को फुटहिल्स ऑफ द हिमालय कहते हैं। तो शिवालिक को हम लोग फुटहिल्स ऑफ द हिमालय के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक इतना ज़्यादा क्यों फेमस है, क्योंकि यह वाटर मोस्ट जोन है, और ये किससे, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स का बना हुआ है। और दूसरी चीज़, इट हैज़ द लॉन्गिट्यूडनल वैली सच एज द देहरादून्स, पाटली दून्स, कोटली दून्स, ये सारे बहुत सारे जो डून्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और इस पे मतलब जो है बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो बसे हुए हैं, और ये अनकॉन्सोलिडेटेड पार्ट है। और यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है शिवालिक के बाद से ये ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद मतलब जो है यहाँ पे भाबर का इलाका शुरू हो जाता है। अभी भाबर और तराई के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। चलिए, तो आगे इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग मतलब जो है 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। तो हिमालय को हम लोग रिवर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हिमालय कैन बी डिवाइडेड into 4 different parts on the basis of rivers. ठीक है, अब यहाँ से आप मतलब हिमालय की जो मोटाई आपकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो सबसे जो लास्ट रिवर है हमारा दैट इज इंडस। ठीक, तो इंडस से ये शुरू होता है, और उसके बाद मतलब तो इंडस से लेकर के सतलज तक का जो हिस्सा है SATLUJ, तो इस हिमालय को हम लोग जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। इसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है, सॉरी पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय,
पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो इनको लोकल नाम की वजह से भी जाना जाता है। उसके बाद सतलज से लेकर, मतलब सतलज से लेकर के काली रिवर तक, सतलज टू काली, उसके बाद सतलज से काली रिवर के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद मतलब जो है काली से लेकर के थर्ड जो हमारा रिवर है टिस्टा, टिस्टा जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये नेपाल से होकर के आती है। तो इस रिवर, इस मतलब जोन को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद टिस्टा से लेकर के मतलब जो है दिहांग दिबांग तक है, ठीक है। तो टिस्टा से हमारा जो मतलब है वो दिहांग और दिबांग तक है, दिहांग, ठीक है, दिहांग और दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में मतलब दिहांग और दिबांग नदी जो है वो पाई जाती है और ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो टिस्टा भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, दिहांग दिबांग भी मतलब ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरीके से हिमालय जो है हमारा 2500 किलोमीटर का जो आपके स्ट्रेचेज है वेस्ट टू ईस्ट, उसको हम लोग रिवर्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडस से सतलज के बीच के हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज से लेकर के काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली से टिस्टा के बीच के हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद दिहांग और मतलब टिस्टा से दिहांग और दिवान के मतलब जो है इसको हम लोग जो है अरुणाचल प्रदेश हिमालय या फिर असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से 4 डिविजन्स है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया का। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही कराऊंगा आप लोगों को, ज़्यादा मतलब जो है टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्दर्न पार्ट इज स्ट्रेचेस 7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है, 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारा इसका है। तो ये भारत का एरिया जो है प्लेन एरिया है। दीज आर द फॉर्म बाय द डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ द रिवर्स इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, ठीक है, और गंगा, इन सब के नदियों के कारण जो है इनका निर्माण हुआ है डिपोजिशनल वर्क के कारण। और मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसमें कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है भाबर, अभी जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था शिवालिक के नीचे, ठीक है। ये फुट इज लाइंग एट द फुट ऑफ द शिवालिक, लाइंग एट द फुट ऑफ द शिवालिक, स्ट्रेचेस 8 to 16 किलोमीटर, स्ट्रेचेस 8 to 16 किलोमीटर, 8 to 16 किलोमीटर। मतलब पहाड़ी इलाकों से जो रॉक्स डिब्रीज नीचे आते हैं तो उन डिब्रीज से इसका फॉर्मेशन हुआ है और 8 से 16 किलोमीटर पत्थर की कंकड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं, जिसे हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। तो ये पीबल्स कोबल्स हैं मौजूद। उसके बाद दूसरा इसमें जो टर्म है आपका तराई, TERAI, तराई। तराई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंग नेक्स्ट टू द भाबर, लाइंग नेक्स्ट टू द भाबर, भाबर, and it is a wet and marshy area, यहाँ पे मतलब जो है गीला एरिया होता है, क्योंकि जो भाबर होता है इस जोन में रिवर डिसअपेयर हो जाते हैं। तो रिवर वाज विच आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द हिमालयाज, दे आर डिसअपेयर एट द भाबर एंड रीअपेयर एट तराई। तराई में दोबारा से मतलब नदियां जो है वो निकल करके आ जाती है, क्योंकि मिट्टी वाला इलाका है और ये कंकड़ी वाला इलाका है। तो कंकड़िया में रिवर जो है वो गायब हो जाती है और ये बहुत ही मतलब डेंस वेजिटेशन यहाँ पाया जाता है। इज फाउंड। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो हिमालय की नदियां हैं वो किस जगह पर गायब हो जाती हैं? तो दे आर डिसअपेयर एट द भावर रीजन बिकॉज दीज एरिया आर द फॉर्म बाय द consolidated material of the mountainous region and they are such as the pebbles, cobbles,
एंड नेक्स्ट वन इज तराई, मतलब जो है जब ये रीजन खत्म हो जाता है आपका भावर का तो तराई शुरू होता है, और तराई जो है ये आपके वेट एंड मार्शी एरिया है, मतलब इट इज़ अ साइन ऑफ रीअपेयरेंस ऑफ रिवर दोबारा से यहाँ पर रीअपेयर हो रहा है इसीलिए। तो इस जोन में बहुत ज़्यादा डेंस वेजिटेशन जो है वो पाया जाता है। इसके बाद आपका जो है वह है बांगर और खादर, तो बांगर एंड खादर, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलुवियल सॉइल को किसके बेसिस पर हम लोग जो है न्यू एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल डिवाइड करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज के बेसिस पर एलुवियल सॉइल को दो टाइप्स ऑफ सॉइल में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग न्यू वाले को मतलब जो है वो आपके खादर के नाम से जानते हैं, ओल्ड वाले को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल आर लेस फर्टाइल, न्यू एलुवियल सॉइल आर मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू द भाबर, दैट्स वाई दे आर गुड फॉर द एग्रीकल्चर। एंड द lower Indo-Gangetic region have the concentration of खादर soil due to the flood। हर साल मतलब नॉर्दर्न प्लेन पे जो है फ्लड आता है, यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब जगहों पे, जो कि नए सॉइल को लेकर के आता है और जिससे कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो इम्प्रूव हो जाती है। चलिए अब हम लोग पेनिसुलर प्लेटू जो थर्ड हमारा है पार्ट उसको डिस्कस करते हैं। तो कितना मतलब नॉर्दर्न पार्ट कितना हिस्सा था, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा था जो नॉर्दर्न पार्ट हमारा कवर करता है। एंड दीज एरिया आर द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की 40% आबादी जो है वो इसी प्लेन रीजन पे पाई जाती है, जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल ये तीनों राज्य आ जाते हैं। चलिए अब ऊपर देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट वन है दैट इज पेनिसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो इससे खुद ही बन जाता है कि पेनिसुलर प्लेटू जो है वो टेबल लैंड होते हैं। जैसे टेबल हमारे घर में अपने सरफेस से ऊंचा होता है, उसी तरीके से अपने सराउंडिंग एरिया से जो अपलैंड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लेटू कहते हैं। तो पेनिसुलर प्लेटू जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो किस दौर में हुआ था आपको मैंने पहले ही बता दिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास दैट इज़ नोन एज गोंडवाना। तो हमारा पेनिसुलर प्लेटू जो है वो गोंडवाना ज़मीन का हिस्सा है और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे। तो भारत में अगर पूछा जाए कि कौन सा ओल्डेस्ट लैंड मास मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन है, दैट इज़ पेनिसुलर इंडिया। जब ओल्डेस्ट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी मूवमेंट उतना ज़्यादा बचा हुआ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने के भी चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। एंड दे हैव कंसंट्रेटेड द ब्लैक सॉइल। तो इस जगह पर कौन सा सॉइल पाया जाता है, ब्लैक सॉइल। क्रिटेशियस पीरियड में जब हम मतलब जियोलॉजिकल स्केल की बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मिफेरस, कार्बोनिफेरस, ट्रासिक, जुरासिक, ईओसिन, बहुत सारे जियोलॉजिकल टाइम है जिसमें हम लोग टाइम को स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था। तो अगर हम ब्लैक सॉइल का देखें तो क्रिटेशियस पीरियड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और डेक्कन ट्रैप पे मतलब जो अंदर के मैग्मा थे वो स्प्रेड होकर के बाहर आ गए एंड दे हैव स्लोली कन्वर्टेड इनटू द लावा व्हेन दे कांटेक्ट विद द एयर वाटर एंड कन्वर्टेड इनटू द सॉइल। धीरे धीरे वो सॉइल में कन्वर्ट हो गए, ब्लैक सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रिगुर सॉइल। इट इज फेवरेबल फॉर द क्रॉप सच एज द कॉटन, शुगर केन, ठीक है, जूट, इन सब के लिए मतलब जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें उगाई जाती है दैट इज़ कॉटन। तो कॉटन की खेती जो है बहुत ज़्यादा मतलब इस सॉइल में की जाती है। अब मेन जो आपको मतलब इसमें याद रखना है तो प्लेटी कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। तो पेनिसुलर प्लेटू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा वाला जो हिस्सा है हमारा दैट इज डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। ये ट्रायंगुलर लैंड मास है और ट्रायंगुलर लैंड मास का मतलब पेनिसुलर हिस्सा है। पेनिसुला इसलिए कहते हैं, ये मैं बताना भूल गया, पेनिसुला द लैंड विच इज बॉन्डेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड पेनिसुला। अब यहाँ पर देखिए कि एक तरफ हमारे जो वेस्ट साइड है वहाँ पर अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में हम लोग बे ऑफ बंगाल है और सदर्न पार्ट में हम लोग के इंडियन ओशन है। तो हमारा जो पार्ट है इंडिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो जब कोई लैंड मास 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग पेनिसुला कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला जो है दैट इज द अरेबियन पेनिसुला, इज द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद हमारे पेनिसुला अपने कंट्री का आता है दैट इज द इंडियन पेनिसुला, ठीक है। और इंडियन पेनिसुला भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से डेक्कन प्लेटू जो है वो भी मतलब जो है आपके सर्कुलर फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स की हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है देख लेते हैं थोड़ा सा। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर।
नर्मदा नदी के ऊपर का जो हिस्सा होता है, नर्मदा, ठीक है, ये रिवर के पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, क्योंकि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर विच इज फ्लोइंग इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। मतलब ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका बहाव जो है वो आपके पश्चिम की तरफ है, मतलब कि वेस्ट की तरफ है, और ये अपना पानी ले जाकर के अरेबियन सी में डिस्चार्ज करता है। क्योंकि ज़्यादातर जो नदियां हैं उनका भारत में स्लोप किधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, और ये वाहिद ऐसी सबसे लंबी नदी है जो कि वेस्ट की तरफ अपना पानी ले जाकर डिस्चार्ज करती है। तो इसमें कहा कि नर्मदा नदी के ऊपर का जो रीजन है वो आपके मतलब जो है वो क्या कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। तो कवरिंग एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स, कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लोकली नोन बुंदेलखंड एंड भागलखंड। तो ईस्ट वर्ड में मतलब जो है ईस्ट की तरफ बुंदेलखंड, भागलखंड, ठीक है, ये रीजन आ जाता है, मालवा प्लेटू आ जाता है। तो ये तीनों जोन जो है आपके वो आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स में। उसके बाद डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है, इट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट इज साउथ वर्ड टुवर्ड द नर्मदा, नर्मदा के साउथ का जो हिस्सा है दैट इज डेक्कन प्लेटू। चलिए अब हम लोग मतलब जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। तो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट इज द पार्ट ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, पेनिसुलर प्लेटू का ही ये हिस्सा है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग समझिए, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो वेस्टर्न घाट इज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, बहुत आसानी से समझने की जरूरत है, यहाँ पर कोई ज्यादा दिमाग लगाना। वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पाया जाता है। पहला, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली, मतलब इसमें जो है कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ जो पहाड़ी से रास्ता निकला हुआ है कट के अपनी नेचुरली, उन्हीं रास्तों से सिर्फ आप मतलब जो है इसमें एंटर कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। दूसरी चीज, दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, इनकी जो मतलब ऊंचाई है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है, और मतलब इसका जो एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक मतलब जो है वो ऊंचा है। उसके बाद अगर हम लोग नीचे बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अनाईमुडी, और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर, और ये आपके केरल में पाई जाती है। तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी। दूसरी चीज, अगर हम ये पूछते कि पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो भी होगा अनाईमुडी। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है सिर्फ मतलब जो है 1400 मीटर। तो हम लोग देख रहे थे कि वेस्टर्न घाट जो है हमारा, तो वेस्टर्न घाट के किधर की तरफ पाया जाता है, तो वेस्टर्न घाट्स आर द कंटिन्यूअस टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पाया जाता है। दूसरी चीज़, वेस्टर्न घाट्स आर पैरेलल, ये एकदम सीधा है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में देखिए बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ मिलेगा ड्यू टू द डिफरेंट रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन द वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की तरफ बहुत सारी नदियां हिमालय से होती हुई या पेनिसुलर इंडिया से, उनका क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ मतलब झुका हुआ है, इसीलिए सारी रिवर्स का जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है। और वेस्टर्न घाट जो है इधर रिवर्स बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए ये कोस्ट पैरेलल है। दूसरी चीज़, इसको सिर्फ पासेस से ही क्रॉस किया जा सकता है। इसकी एवरेज हाइट भी ज़्यादा है, 900 से लेकर के 1600 मीटर तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दैट इज़ अनाईमुडी, अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, जो केरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस जोन, और डिसकंटिन्यूअस क्यों है वो पता चल गया आप लोगों को, ड्यू टू द रिवर्स। दूसरी चीज़, इसकी एवरेज एलिवेशन जो है ओनली 600 मीटर एवरेज एलिवेशन है इसका। उसके बाद यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज द महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट की तरफ ऊटी मिल जाएगा, उसके बाद कोडाई कनाल मिल जाएगा, और ये दोनों ऊटी और कोडाई कनाल हिल स्टेशन जो है वो तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊटी जो है वो किस स्टेट में है, कोडाई कनाल किस स्टेट में है। ऊटी का फुल फॉर्म है उडाईकुलम, बहुत लंबा नाम है, ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट में इसको ऊटी लिखते हैं। तो ऊटी, कोडाईकुलम, ये सारे जो है वो तमिलनाडु में है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो महेंद्रगिरी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या फ़र्क है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट तो हो गया, अब मतलब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं आपके कोस्टल प्लेन की, क्योंकि घाट से ही रिलेटेड है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं आपके। तो कोस्टल प्लेन में यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इधर की तरफ आपके तीन तरीके के मतलब कोस्टल प्लेन है, और तीन डिवीज़न है इसमें।
और सबसे पहले ये गुजरात से मतलब शुरू हो करके आपका जो कोस्टल प्लेन है वो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, 3 अलग अलग हिस्सों में मतलब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो मुंबई गुजरात से लेकर के अगर हम लोग मतलब गोवा की बात करें तो ये आपके कोंकण कहलाता है, कोंकण। उसके बाद कन्नड़ और उसके बाद मालाबार, ठीक, मालाबार, MALABR, मालाबार। और ईस्टर्न अगर हम कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। ईस्टर्न नॉर्दर्न जो पार्ट है दैट इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार, और जो सदर्न वाला मतलब जो है पास्ट दैट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। अब समझने वाली यहाँ पर बात क्या है, क्वेश्चन किससे आता है आपका, तो क्वेश्चन इन्हीं कोस्ट से पूछा जाता है कि ये बताइए कि गुजरात से लेके गोवा तक का जो कोस्ट है उसको क्या कहते हैं। आपकी किताब में मुंबई टू गोवा लिखा हुआ होगा, लेकिन ये कोस्ट फैला हुआ है गुजरात से लेकर के गोवा तक, दैट इज नोन एज कोंकण। फिर गोवा से लेकर के कर्नाटक तक, कर्नाटका, तो गोवा से कर्नाटक तक का जो हिस्सा है दैट इज नोन एज कन्नड़, ठीक, कन्नड़ कोस्ट। उसके बाद मालाबार, तो केरल में जो कोस्ट है कर्नाटक से लेके केरल तक का जो कोस्टल एरिया है दैट इज नोन एज द मालाबार। उसके बाद तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का जो एरिया है दैट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु में कौन सा कोस्ट पाया जाता है, दैट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। उसके बाद मतलब नॉर्दर्न सरकार जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। अब ये कोस्ट और घाट में क्या फर्क है, तो कोस्ट इज जस्ट लाइक एज अ सैंडविच, कोस्ट जो है वो सैंडविच की तरह होता है, और मतलब जैसे सैंडविच में एक ब्रेड ऊपर दूसरा ब्रेड नीचे और बीच में मटेरियल होता है, उसी तरीके से कोस्ट भी सैंडविच की तरह होता है। तो कोस्ट मान लीजिए कि मतलब एक तरफ तो आपका वेस्टर्न घाट है, दूसरी तरफ आपका मतलब जो है सी है, अरेबियन सी। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज द वेस्टर्न कोस्ट। उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न मतलब जो है आपके घाट के बीच का जो कोस्ट है दैट इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्ट। तो जस्ट इट इज जस्ट लाइक ए सैंडविच, देखिए सैंडविच है मतलब बे ऑफ बंगाल और मतलब जो ईस्टर्न घाट के बीच में ये, और इस तरीके से मतलब जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग डेजर्ट की बात करते हैं। तो डेजर्ट जो है हमारा इंडियन डेजर्ट, और दुनिया में डेजर्ट जो है वो बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ा डेजर्ट हमारा सारा डेजर्ट है जो अफ्रीका में, उसके बाद अटाकामा डेजर्ट है जो कि मतलब साउथ अमेरिका में है, ठीक। तो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं दुनिया में, और उसी तरीके से हमारे देश में भी डेजर्ट है जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो राजस्थान और मतलब जो है आपके गुजरात के पोर्शन में आता है। तो इसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मतलब जो है जो क्लाइमेट है बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, डे का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है और नाइट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। इसीलिए डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, डायरनल रेंज का मतलब कि डेली रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द हाईएस्ट टू द लोएस्ट टेम्परेचर, मतलब कि दिन और रात के बीच का जो टेम्परेचर में फर्क होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उसे हम लोग मतलब हाईएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो डेजर्ट एरिया में डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम दिन का टेम्परेचर देखें तो 45 डिग्री सेल्सियस, रात का टेम्परेचर देखें तो 15 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ जाता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। दूसरी चीज़, लूनी इज द ओनली लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ थार डेजर्ट। लूनी जो है वो सबसे लंबी नदी है थार डेजर्ट की, और यहाँ का जो सॉइल है दैट इज सैंडी सॉइल, यहाँ पर सैंडी सॉइल पाया जाता है, और इरिगेशन के थ्रू हम यहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज नोन एज आइलैंड्स, क्योंकि आइलैंड्स जो है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। आइलैंड, द लैंड विच इज बाउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग आइलैंड्स कहते हैं। तो दो ग्रुप में है, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये अरेबियन सी में है, ये बे ऑफ बंगाल में है। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग जगहों पे है। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आइलैंड 3 आइलैंड को मिला करके बनाया गया है। तो लक्काद्वीप, आमनदीव एंड मिनिकॉय, तो 3 आइलैंड को मिला करके हमारा आइलैंड बनता है लक्षद्वीप। उसके बाद मतलब जो है ये कब डिक्लेयर हुआ था, मतलब अगर देखा जाए तो 1973 में इनको कंपोजिट करके लक्षद्वीप का नाम दिया गया था 1973 में, और इनकी कैपिटल जो है दैट इज कावरत्ती।
तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप 1973 में इनको डिक्लेयर किया गया था और इसका जो एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर, ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इनका लक्षद्वीप का। दूसरी चीज़ इस पे एक मतलब जो है बर्ड सेंचुरी भी है, दैट इज ऑन द पिट्टी आइलैंड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पिट्टी आइलैंड, बर्ड सेंचुरी किस आइलैंड पे है? लक्षद्वीप के पिट्टी आइलैंड पर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप जो है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इनका जो बॉडी बना होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब चूने पत्थर का बॉडी होता है, और ये कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। और इनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है कि 21 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर नीचे गया तो इनकी जो बॉडी है वो मतलब डेथ हो जाएगी इनकी। तो जब ये मरे थे तो इन्हीं की बॉडी से ये आइलैंड्स बना, तो इसे कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप इज़ अ कोरल आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार इज़ अ वॉल्केनिक आइलैंड। तो ये कोरल आइलैंड है, इससे कोरल से बने हैं, और मतलब जो है दुनिया में अलग अलग तरीके के कोरल्स पाए जाते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ एक मतलब जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस कंट्री में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो लोकेटेड है, ये भी कोरल मतलब जो है आइलैंड है। अब अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो है हमारा, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, एंड 324 स्मॉल आइलैंड्स आर लाइज अंडर देम। स्मॉल आइलैंड्स जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो है आपके एक ऐसा मतलब जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ओवर द अंडमान एंड निकोबार। तो निकोबार द्वीप पर एक एक्टिव वोल्केनो भी पाया जाता है, और उस एक्टिव वोल्केनो जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है आपके मतलब जो है ये आइलैंड, अंडमान निकोबार का आइलैंड। तो यहाँ पर जो एक्टिव वोल्केनो है, अब यहाँ पे भारत का बहुत ज़्यादा मतलब जो है एरिया आपके वहाँ पे कोई अनइनहेबिटेड एरिया है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है वैसे। ठीक है, तो इंडिया जो है इस तरीके से आइलैंड्स दो ग्रुप में डिवाइडेड है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार हैज 324 small islands. Lakshadweep is a very small because it is also the smallest union territory of India. एंड अंडमान एंड निकोबार पहले मतलब जब 31 अगस्त से पहले जो है अंडमान एंड निकोबार भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी था, लेकिन जब कश्मीर को मतलब जो है तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इसका जो पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी था उसका खिताब छिन चुका है। दूसरी चीज़ कि लक्षद्वीप इज़ फॉर्म फ्रॉम द कोरल्स, कोरल से ये बना हुआ है, और मतलब जो है ये 3 आइलैंड्स को मिला करके बना है, लक्षद्वीप, अमनदीप एंड मिनिकॉय। 1973 में इन तीनों को मिला करके इनका एक नाम रखा गया लक्षद्वीप। उसके बाद पिट्टी आइलैंड जो जहाँ पर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है लक्षद्वीप पे, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये हमारा पूरा जो चैप्टर था आपका फिजियोग्राफिक डिविजन्स का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और अब मतलब जो है आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।